हिमाचल की जो पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा किस में रहती है? गांव में रहती है। रूरल पॉपुलेशन है ना? तो रूरल पॉपुलेशन है तो ज्यादा काम किसका बढ़ जाता है? नबार्ड। नबार्ड बहुत काम करता है स्टेट के अंदर। एग्रीकल्चर को लेकर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री को लेकर हो गया, जैसे सड़कें हो गई, है ना? तो इधर जो ग्रामीण सड़क योजना है उसके भी कंट्रीब्यूट करता है। और एक शब्द आता है रीफाइनेंसिंग। तो रीफाइनेंसिंग में क्या करता है बैंक? नबार्ड। नबार्ड जो अदर बैंक है ना, उनको ही पैसा फाइनेंस करता है। ठीक है ना? जैसे मान लो कोई बैंक है, अब हमने ये भी देखा है कि हर एक बैंक को क्या दिया रखा है? टारगेट दे रखा है कि जो प्रायोरिटी लैंडिंग है वो कितनी करनी है और एक साल के अंदर कितनी लैंडिंग करनी है। तो उन बैंक्स के पीछे भी कौन खड़ा रहता है? कई बारी नबार्ड। ठीक है ना? और दूसरा क्या बताया मैंने आपको, क्योंकि रूरल एरिया है, अगर रूरल एरिया हिमाचल का ज्यादा पॉपुलेशन गांव में रहती है, तो अब उसके साथ एक चीज और बोलते हैं हम, सेमी रूरल एरियाज, है ना? और सिर्फ एक ही एरिया ऐसा है हिमाचल का जो अर्बन में आता है, वो है शिमला। बाकी सारा किस में आता है? रूरल और सेमी रूरल एरिया, है ना? तो यहाँ पे मैं ये बात पता चलती है कि जो सबसे अहम रोल प्ले करता है इसमें वो कौन होगा? नबार्ड, काफी हद तक, है ना? तो इसमें कुछ कुछ इस तरह की टर्मोलॉजी होगी, जैसे मैंने रीफाइनेंस बताया, है ना? और देखो सबसे पहले क्या है कि अब है आता है एक शब्द, क्या? लीड बैंक, है ना? लीड बैंक क्या होता है? अब देखो लीड बैंक का क्या, देखो जो कमर्शियल बैंक होता है ना, तो कमर्शियल बैंक का हमेशा वहां पे वो पेनिट्रेट करता है जहां उनको लगता है कि यहाँ से हमें बेनिफिट मिलने वाला है। अब जहां पे उनको लगेगा कि ना यहाँ पे कोई इंडस्ट्री सेटअप होने वाली है, ना कोई यहाँ पे बिजनेस होने वाला है, तो वहां पे वो एंट्री नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है इंडिया के लिए पहले से, क्योंकि बैंकिंग कहाँ पे काम करेंगे? जहां पे उनको कमर्शियल एक्टिविटी में ज्यादा काम मिलेगा उसमें करेगा। तो इसलिए क्या था कि रूरल एरिया के लिए एक नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। चलो बैंक वहां पे एस्टेब्लिश हो भी गए, फिर सरकार ने क्या कर दी? एक स्कीम चला दी, कुछ बैंक को टारगेट दे दिया, जिसको बना दिया लीड बैंक। अब लीड बैंक का मतलब क्या होगा? यहाँ पे एरिया वाइज अप्रोच है इसकी। किसी बैंक को यहाँ पे लीडर बनाया जाता है। देखो इसमें कुछ मेरे पास मैंने एक्स्ट्रा वो निकाल रखा है। देखो जैसे लीड बैंक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, लीड बैंक है यहाँ पे। तो ये स्कीम कब स्टार्ट हुई थी? 1969 में। और इसका पर्पस क्या है? सर्विस एरिया अप्रोच। अब होता क्या, देखो इंडिया तो बटा हुआ है, अर्बन एरिया, रूरल एरिया। तो जो बैंक्स है वो कहाँ पे काम करना पसंद करेंगे? अर्बन में। तो इस पे क्या अप्रोच रखी? हमेशा सर्विस एरिया अप्रोच। और इंट्रोड्यूस हुआ 69 में, और गैडगिल स्टडी ग्रुप एंड बैंकर कमेटी ने इसको बनाया। और इसने क्या बोला? एरिया अप्रोच टू इवॉल्व प्लान इन प्रोग्रेस डेवलपमेंट ऑफ एडिक्वेट बैंकिंग एंड क्रेडिट स्ट्रक्चर, एडिक्वेट बैंकिंग एंड क्रेडिट स्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? आइडेंटिफाई दोज रीजन, तो जहां पे जरूरत है। और जरूरत क्यों है वहां पे? क्योंकि वहां की फिजियोग्राफिक कंडीशन अलाउ नहीं करती, एग्रोक्लाइमेटिक नहीं करती, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन नहीं करती। तो जहां ऐसी प्रॉब्लम है ना, तो वहां वहां को आइडेंटिफाई करना है, वहां हमें बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करनी है। और रीजनल इम्बैलेंस को कम करना है ना? जैसे शहरों में ज्यादा है, गांव में कम है। और एक्सटर्नल बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। और इकोनॉमिकली वाइबल एंड टेक्निकली फिजिबल स्कीम देखनी है कि क्या ऐसी स्कीम हो सकती है जो इकोनॉमिकली वाइबल स्कीम हो, है ना? जैसे आजकल नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग इकोनॉमिकली वाइबल हो गई ना। अब जरूरत होने की बिल्कुल इंटीरियर में जाके आप बैंक ब्रांच खोल दो, तो उससे बढ़िया क्या कर दो? इंटरनेट की सुविधा दे दो, और जो भी ये एप्स वगैरह है उनको दे दो, तो अपने आप चल जाए काम। और स्ट्रक्चरल एंड प्रोसीजरल चेंज बनाना है, तो डेवलप कोऑपरेशन अमंग दी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है जी बात। तो ये क्या हो गई? लीड बैंक। अब देखो ना, एक बैंक और आएगा यहाँ पे इसके 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 साथ ही, और उसको क्या बोल दिया यहाँ पे? एक होता ना कन्वीनर बैंक। और देखो लीड बैंक को क्या, लीड बैंक को हम कैसे देखते हैं? अब यहाँ पे ये समझ गया ना आप बात क्या थी, कब हुआ ये स्टार्ट? क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन दी है इसलिए मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाली है। अब ये जो लीड बैंक हो गया ना, एक बैंक को कुछ डिस्ट्रिक्ट का लीड बैंक बना दिया। एक बैंक को क्या कर दिया? कुछ डिस्ट्रिक्ट का लीड बैंक बना दिया। और उसमें ये बोल दिया कि आप लीडर हो, आपने क्या करना है? इस एरिया में बैंकिंग फैसिलिटी को पेनिट्रेट करना है। ठीक है जी बात। और जो दूसरे बैंक है
उनके साथ आपने कोऑर्डिनेट करना है। ऐसा नहीं कि जो लीड बैंक है वो खुद ही काम करेगा। उसको देखो, लीडर क्या होता है, जा कोई नहीं जाता, पहले खुद जाता हो, उसके बाद क्या करता हो, बाकियों को मोटिवेट करता है और उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाता है, उनसे बातचीत करता है ताकि वहां पे वो लोग पहुंच जाए। तो अब देखो 3 बैंक है हिमाचल के जो लीड बैंक का रोल दिया जाता है, पीएनबी, यूको बैंक एंड एसबीआई। समझ गया ना बात। तो अब देखो ना, एक क्वेश्चन जैसे मैंने कल ही बताया था आपको ना कि एक हमेशा बात होती है काम इसके ऊपर, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करता है ये भी, है ना। और जो एरिया वाइज डिस्पैरिटी है उसको भी एड्रेस करता है ये चीज। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, कई बार प्री में पूछ सकते हैं कि पीएनबी कहाँ कहाँ पे है, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी एंड ऊना। और यूको बैंक कहाँ पे है, बिलासपुर, शिमला, सोलन। तो इसको याद रखना आपने ना, ये आपको याद रह सकता है, बी एंड ट्रिपल एस, बिलासपुर, शिमला, सोलन एंड सिरमौर। एक याद रह गया ना। और दूसरा अपने आप याद होता है, एसबीआई कहाँ के लिए डाल दिया, चंबा एंड लाहौल स्पीति। और जो बाकी बचे वो कहाँ आएंगे, सारे पीएनबी में। अब देखो उसके बाद यूको बैंक क्या है, कन्वीनर बैंक। और ये किस लेवल पे है, स्टेट लेवल बैंकर कमिटीज। जो बैंक्स होते हैं ना, उनकी एक स्टेट लेवल पे क्या कर दी, आरबीआई ने बोल दिया कि स्टेट लेवल पर क्या कर दो, एक कमेटी बनाओ और उस कमेटी के काइंड ऑफ चेयरमैन बना दो। तो चेयरमैन कौन हो गया यहाँ पे, यूको बैंक। तो हिमाचल के अंदर कौन होगा, कन्वीनर बैंक कौन होगा, यूको बैंक। इसकी भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। तो स्टेट लेवल जो बैंकर कमेटी है, तो ये किसके अंदर आती है, ये भी लीड बैंक का ही एक सब पार्ट है। और किसी गाइडलाइंस के ऊपर आई है, आरबीआई के। अब देखो ये क्या करेगा, इंटर इंस्टीट्यूशनल फोरम एट स्टेट लेवल इंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड बैंक्स ऑन मैटर ऑफ पर्टेनिंग टू बैंकिंग डेवलपमेंट। अब ये देखो, देखो जो तो लीड बैंक है वो किसके लिए काम कर रहा है, बैंक्स में और लोगों के बीच में, उनके बीच कनेक्टिविटी का बनाता ना। और लोगों के बीच में कहा, एरिया वाइज। अगर बात करेंगे हम किसकी, कन्वीनर की, ये किसके बीच काम करता है, बैंक्स और सरकार के बीच में। सरकार को लोन चाहिए, सरकार को एरियाज आइडेंटिफाई करना है, तो कौन फ्रंट पे आएगा, कन्वीनर बैंक। मतलब एक हिसाब से उनका मैसेंजर हो गया ना ये। एक तरफ मान लो बैंक्स है सारे, एक तरफ सरकार है, तो इन सरकार के और बैंक के बीच में कौन मैसेज को कन्वे करेगा, तो वो कौन करेगा, कन्वीनर बैंक। और वो कन्वीनर बैंक का स्टेटस किसको दिया गया हिमाचल में, यूको बैंक का। समझ गया ना बात। तो एक हो गया लीड बैंक, लीड बैंक कनेक्टिविटी बनाता है बैंक्स और एरिया में जहां पे बैंक्स नहीं है। और कन्वीनर बैंक किसमें बनाता है, बैंक, सभी बैंक्स के बीच में, और साथ में किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ में, उस मैटर पे डिस्कस करेगा जहां पे बैंकिंग की जरूरत रहती है। ठीक है जी। अब देखो, अब इसमें ना, अब सरकार के कुछ टारगेट रहते हैं। अब सरकार क्या बोलती है कि इस एरिया में बैंक खोलना चाहिए, है ना। और जहां पे पॉपुलेशन 2000 तक की है वहां पे तो ब्रांच खोलनी चाहिए, है ना। ऐसे ऐसे गवर्नमेंट के टारगेट है। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना है। अब प्रधानमंत्री जन धन योजना तो किसका किसका एम्बिशियस प्रोग्राम है, वो गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट का प्रोग्राम है बैंकों को मोटिवेट करना है, बाकी सभी बैंक्स को, कि आप इसके लिए काम करो। तो उसके लिए बीच में कौन आएगा, यूको बैंक उसके लिए काम करेगा। अब बैंक्स को कैसे जन धन योजना तब वर्क करेगी, अब कुछ एरिया तो बड़े छोटे छोटे एरिया है, वहां पे घर कम है, बस्तियां कम है, तो वहां पे क्या बनाएगा हम, वहां पे बैंक तो खुल नहीं सकते, क्या खुलेगा वहां पे, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बैंक मित्र बोलते हैं, वहां पे बैंक मित्र बोलते हैं, जो एक शॉप में भी हो सकता है ना। किसी पोस्ट ऑफिस को ये काम दे दिया या किसी दुकान वालों को दे दिया कि आपने काम करना है, लोग आपके पास आएगा, आप उनका फॉर्म वगैरह भर देना, उनको गाइड कर देना कि अकाउंट कैसे खोलना है। ठीक है जी बात। और जहां पॉपुलेशन 2000 तक की हुई, वहां पे क्या करना चाहिए आपको, एक ब्रांच खोल देनी चाहिए जो प्रॉपर इंटर पत्थर की बनी होगी। ठीक है ना बात। तो ऐसे से गवर्नमेंट के जैसे 2012 में टारगेट रखा, कब तक के लिए, 2000 ऊपर के 2000 तक के लिए क्या कर दो, बीसीएन लोक मित्र केंद्र बना दो। 2015 में क्या लॉन्च किया हमने, प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च कर दी। इससे तो क्लियर ही कर दिया कि क्या करना चाहिए हमें, कंप्लीट प्रोसेस प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस इन अनबैंक्ड विलेजेस विद पॉपुलेशन ऑफ 2000। तो 2000 तक के जो लोग रहते हैं वहां पे क्या प्रोवाइड कर दो, बैंकिंग सर्विस। और देखो यहाँ पे किसके बीच बात हो रही है, अब सरकार के बीच में और बैंक्स के बीच में।
तो जो सरकार के बीच और बैंक्स के बीच में जो कनेक्शन बना रहा है ना, वो कौन बनाएगा? कन्वीनर बैंक। वो भी कौन बैंक है हिमाचल में? यूको बैंक। ठीक है ना? तो ये भी एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही पार्ट है, किस तरह से वहां तक पहुंचना है। ठीक है ना? लीड बैंक एंड हाँ कन्वीनर बैंक। क्लियर है जी? तो अब देखो जी, तो यूको बैंक काम करता है, स्टेट हैज नेटवर्क ऑफ, देखो पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, इसी में से आया था क्वेश्चन, है ना? और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आता, मैं बता रहा हूँ बैंकिंग में से प्रीलिम्स में हर बार क्वेश्चन आता है ना? कभी आता है कि कौन सा बैंक की सबसे ज्यादा ब्रांचेज है, या कौन सा बैंक सबसे ज्यादा काम कर रहा है ना? तो ऐसे से क्वेश्चन बनते रहता है। तो अब देखो, स्टेट हैज नेटवर्क ऑफ 2244 बैंक ब्रांचेस एंड 76% कहां पे है? रूरल एरिया में। ये फिगर आपको याद रखनी है। और 13 न्यू ब्रांचेस का बनी है, 13 ब्रांचेस अभी नई ऐड हुई है 2020 से लेकर 2021 तक। और इसमें सबसे ज्यादा कहां पे होगी? रूरल एरिया में 1715, क्योंकि हिमाचल में जो है एरिया ना, वो गांव ही अभी तक ज्यादातर, छोटे छोटे जो कस्बे हैं। और 414 कहां पे है? सेमी अर्बन एरिया। और 115 कहां पे है? शिमला, दैट इज द ओनली अर्बन सेंटर इन द स्टेट। उसके बाद है नेटवर्क ऑफ बैंक ब्रांचेस इन हिमाचल प्रदेश। अब ये भी पॉइंट बनता है यहाँ पे, अगर मतलब एक ब्रांच कितने आदमियों के लिए हिमाचल में? 3059, मतलब इतना एक ब्रांच के इर्द गिर्द कितने लोग फॉल करता है? 3059, है ना? बट अगर देखेगा अब नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे कितनी है ये? 11,000। तो इसका मतलब है कि बैंकिंग फैसिलिटी लोगों को सही से मिलती है। अब देखो पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या है, सबसे ज्यादा ब्रांचेस किसकी है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। कितनी ब्रांचेस है? 1165, और दैट इज मोर देन 51% ऑफ द टोटल ब्रांच। देखो अगर तो आता क्वेश्चन ना, ब्रांचेस की जो नंबर ऑफ ब्रांचेस है, पब्लिक सेक्टर कितना परसेंट है? तो है 51%। अगर आएगा काम, वर्क कितना कर रहा है, तो वो है करीब करीब 65%, आगे आएगा। समझ रहे हो बात को? एक है बैंक्स की ब्रांचेस होना, वो है 51%, और एक है बैंक का बिजनेस। तो बिजनेस कितना है? 65%। चाहे आप साथ में लिख के रखो, आगे देखना करेक्ट कर लेना, करीब करीब 65% है। तो आपको अलग अलग रहेगा ना दोनों फिगर। 63 है ना? हाँ 63 है। और सबसे ज्यादा ब्रांचेस किसकी है? पीएनबी 350, एसबीआई 329, और यूको बैंक 173। और प्राइवेट सेक्टर बैंक की कितनी है? 188। और एचडीएफसी क्या सबसे ज्यादा है? 75, फॉलोड बाय आईसीआईसीआई बैंक 32 ब्रांचेस। और 4 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर फंक्शनिंग इन दिस स्टेट। तो 4 क्या है? स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। अब एक चीज और है हिमाचल के लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया पोस्ट पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क एंड ऑपरेशन। ये FIN हो ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क एंड ऑपरेशन सिस्टम। एक क्या हो गया? इंडिया पोस्ट पेमेंट पोस्ट बैंक। तो ये कौन सा है? टू पेमेंट बैंक। अब कहने मतलब ये है कि बैंकों के साथ साथ एक काम कौन कर रहा है? पोस्ट ऑफिस। अब तो पोस्ट ऑफिस क्या करते हैं, उनके भी अब ATM कार्ड भी है ना? अकाउंट खुलता है। उसी तरह से हिमाचल के बैंक की एक खुद की नेटवर्किंग भी है, किसके द्वारा? फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क है ऑपरेशन सिस्टम, जो कैसे काम करता है? ऑनलाइन, है ना? तो दोनों में पेमेंट का जो तरीका है, वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी हो सकता है, और ये फिनो के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ये भी काम करता है यहाँ पे। अभी 1-2 साल पहले नहीं था ये, अभी 1-2 साल से ये कुछ आया हुआ है। अब नेक्स्ट है RRB। अब RRB क्या है? नेटवर्क कितना है इसका? 265 ब्रांचेस 2021 तक। और देखो RRB का मतलब क्या होता है बैंकिंग के अंदर। अब RRB किसके लिए बनी हुई है? देखो रूरल एरिया के लिए। तो कौन सा एरिया टच करेगी ज्यादातर? एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर को ले कोई, और जो छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं गांव के अंदर, सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप बनते हैं, उनको ये फैसिलिटेट करती है। और अब देखो इसका क्या है, RRB किसके कमेटी के आधार पर बनी है? नरसिम्हन वर्किंग कमेटी 75 में इसने रिकमेंड किया है। और इसके लिए इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या पास किया? RRB एक्ट 1976। देखो कमेटी कब की है? 75 की नरसिम्हन कमेटी। और इसका एक्ट कब का है? 76 का। और पहला बैंक वैसे कब खुल गया था? 675 में खुल गया था।
अब देखो जो आरआरबी होता है ना, आरआरबी के अंदर क्या है, 3 की स्टेक होल्डिंग होती है इसमें। सबसे पहले कौन आएगी, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना ओन करती है, 50%। उसके बाद आएगी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कितनी करती है, 15%। और 35% किसका स्टेक रहता है, स्पॉन्सर्ड बैंक। कोई एक बैंक होगा जो इन बैंक्स को स्पॉन्सर करेगा। तो हिमाचल में स्पॉन्सर बैंक कौन है, पीएनबी। याद रखने की बात, ये भी आगे आएगा, पीएनबी क्या यहाँ पे स्पॉन्सर है। तो ये जीएस के लिए आपको याद रखना है कि जो आरआरबी है 75 में स्टार्ट हुए थे और रूरल एरिया के लिए काम करता है ना। और ज्यादातर ये नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करते हैं, कमर्शियल, पूरी तरह से कमर्शियल नहीं बोल सकते इनको, है ना। और ये 2 मॉडल में काम करते हैं। कई बार तो जैसे होता है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, देखो प्रोफेशनली वो करते हैं काम बैंक की तरह, और वैसे देखेंगे नीड वाइज वो कैसे काम करेंगे, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। तो इसलिए आरआरबी के अंदर एक बात ये होती है तो कमर्शियल में है, तो ये विलेजेस में है, बट ये 100% कमर्शियल पे काम नहीं करते। इनका क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, लॉस भी ना और प्रॉफिट भी ना हो, है ना। और इनका मेन मोटिव क्या है कि लोगों तक सर्विस पहुंचाना। अब धीरे धीरे ये भी हो रहा है कि जो जो ये बैंक्स है ना आरआरबी, अब सरकार इनको कम करती जा रही है। अगर आप देखोगे ना कि आपको लगेगा कि आरआरबी की ब्रांचेस पहले ज्यादा थी, अब सरकार क्या कर रही है, इनको मर्ज करती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि अब सारी फैसिलिटी गांव तक पहुंच गई है ना। तो अब कई बार क्वेश्चन बनता है कि क्या आरआरबी के बैंक ब्रांचेस कम हो रही है, तो कम क्यों हो रही है, क्योंकि आरआरबी को क्या कर रही है सरकार, मर्ज करने की कोशिश कर रही है। क्लियर है जी बात। तो आरआरबी कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कोऑपरेटिव इन टर्म ऑफ द फेमिलियरिटी एंड ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, एंड कमर्शियल भी है ये जो इसकी काम करने का तरीका है। तो हिमाचल के अंदर क्या है, कोऑपरेटिव बैंक कितने हैं, 571 ब्रांचेस। अच्छा अगला किसी बात कर रहा था मैं यहाँ पे आरआरबी की, 265। अब अगला कौन सा हो गया, कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक्स। और देखो कोऑपरेटिव, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, इसका पता क्या होता है, जैसे पहले क्या बनेगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे होती नहीं कि जैसे उसको बोलते हैं कि पैसे इकट्ठे कर दो, अपने अपने पैसे इकट्ठे करेंगे, जिसको जरूरत पड़ेगी उसको क्या करेगी वो, जैसे कमेटी नहीं होती, कमेटी बात समझ लो, कमेटी होती है ना बनाई दुकान वालों ने की, तो वो क्या करते हैं आपस में उस पैसे को इकट्ठा करेंगे, फिर जिसको लोन चाहिए होता है उसको क्या कर देंगे, लोन देंगे, इंटरेस्ट पे देंगे। तो ऐसे से करते 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 क्या होगा, इसका एक बड़ी ऑर्गेनाइज मैनर में जब काम करने लग जाती है ना ये, तो इनको क्या करना पड़ेगा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है ना वहां रजिस्टर करवा दो। तो वहां रजिस्टर करवाने के बाद इनको एक कैटेगरी किस कौन सी मिल जाएगी, बैंक्स वाली, जिसमें डिपॉजिट भी रख सकता है और उस पैसे को आगे लोन भी दे सकता है। देखो रजिस्टर होगा सोसाइटी एक्ट के अंदर, बट बाद में गवर्न को रूल कौन करेगा, इनको आरबीआई। देखो बाकी कमर्शियल बैंक तो रजिस्टर भी आरबीआई के अंदर ही होता है, बट ये क्या हो गया, इनकी रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगी, सोसाइटी के तौर पर, और इनका जो आगे इनकी जो रेगुलेशन होगी, इनकी मॉनिटरिंग होगी, वो कौन करेगा, आरबीआई। तो हिमाचल प्रदेश में पहले ही बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी और उनको क्या कर दिया, सबको मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद क्या बना दिया, कोऑपरेटिव बैंक बनाया। और जो कहाँ काम करता है, शिमला में, और शिमला में इसका क्या है, हेड ऑफिस है ना, अगर आपने देखा होगा शिमला में इसका हेड ऑफिस है, मॉल पे ही है। और वहां से क्या करेगा, ये देखो अब दोनों काम कराए, अब तो बैंक भी है, एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी भी काम करता है, ताकि लोन भी दे और सस्ते में लोन देता है कई बारी, है ना। और अब देखो 6 डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करता है, कहां से, शिमला से। और अब ये कोऑपरेटिव बैंक जो शिमला वाला है ना, जो एपेक्स बैंक हो गया, जो बड़ा बैंक हो गया, ये आगे क्या करेगा, थोड़े सा फैसिलिटी किसको देगा, 2 और बैंक है हिमाचल में, एक है कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक, एक है जोगिंद्रा बैंक। कांगड़ा सुना है आपने नाम, एक कांगड़ा एक जोगिंद्रा बैंक है, और वो जोगिंद्र नगर में नहीं है पर सोलन में है, ठीक है ना, ऐसा मत करना। तो 6 डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन काम करेगा, हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक। और जो बची जो 6 डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए कौन काम करेगा, जो है कोऑपरेटिव बैंक ऑफ कांगड़ा, एक है कौन सा बैंक, जोगिंद्रा बैंक। ठीक है जी। अब इसकी भी थोड़ी सी बता देता हूँ बात क्या है, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा ग्रुप में बाद में। कोऑपरेटिव बैंकिंग तो 48 के बाद ये स्टार्ट हुई थी। बिग सोसाइटी कौन कौन सी थी ये,
हिमाचल में पहले ही एक थी कौन से वाली, मंडी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा था महासू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, चंबा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और एक कौन सा था, सिरमौर। और बाद में क्या कर दिया, इनको मर्ज कर दिया। और उसके बाद जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ, फिर क्या कर दिया, इनको एक बैंक बना दिया। तो इस टाइम क्या, स्टेट इज फंक्शनिंग एज अ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एपेक्स बैंक विद द हेड, कहाँ पे इसका ऑफिस, यहाँ पे शिमला में। और ऑल्सो सेंट्रल फाइनेंसिंग एजेंसी, तो क्या करती है, फाइनेंस भी करती है स्टेट के अंदर, है ना। और इसके बाद क्या, अपार्ट फ्रॉम दिस बैंक इज एक्सटेंडिंग इट्स क्रेडिट सर्विसेज को देता है टू एफिलिएटेड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कौन कौन से बैंक है, एक हो गया कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक धर्मशाला में, एक है जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये कहाँ पे है, सोलन में, है ना। तो ये भी काम करता है, ये कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए यहाँ पे। मेरा जी बात, चलो जी। तो यहाँ यहाँ सर में आपके सिर्फ क्या लिखा है, कांगड़ा बैंक लिखा है सिर्फ, है ना। तो हिमाचल में कितनी ब्रांचेज है इसकी, 571 ब्रांचेज है सारी, जितनी भी कोऑपरेटिव है। जिसमें से सबसे ज्यादा किसकी है, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक 241 ब्रांचेस, और कांगड़ा की कितनी है, 217। और 5 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कहाँ पे है, 26 ब्रांचेस और है। ठीक है जी बात। अभी तक आपने क्या देखा है, लीड बैंक, कन्वीनर बैंक, आरआरबी एंड कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है जी। जैसे कोऑपरेटिव बैंक है, अब तो जैसे कोऑपरेटिव बैंक को एक और भी काम दिया, जैसे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं ना, जो उनकी पेंशन पेंशन वगैरह आती है, तो वो भी किस बैंक के साथ जुड़ी है, कोऑपरेटिव बैंक के साथ जुड़ी है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं कि अब बैंक को वही काम दे दिए जो पहले दिया कर दिए देते थे कि गांव में बैंक नहीं होते, अब इनको थोड़े और भी काम दिए जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा बैंक ब्रांचेस कहाँ पे है, कांगड़ा में 423 ब्रांचेस है, और सबसे कम कहाँ होगी, लाहौल स्पीति में। और जहाँ पे बैंक नहीं है वहां पे क्या है, एटीएम। तो अब 2049 एटीएम लगे हुए हिमाचल में, 2000 बैंक। और जहां पे जैसे हमने पीछे पढ़ा था क्या, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंट्स, जिसको क्या बोलते हैं, बैंक मित्र। और एट प्रेजेंट 5969 बैंक मित्रा, इतने क्या है अभी यहाँ पे बैंक मित्र काम करता है। आरबीआई का यहाँ पे क्या है, रीजनल ऑफिस है, हेडेड बाय रीजनल डायरेक्टरेट। और नबार्ड का क्या है यहाँ पे, रीजनल ऑफिस है, दैट इज हेडेड बाय चीफ जनरल मैनेजर, और दोनों कहाँ पे है, शिमला में। तो आरबीआई का भी रीजनल ऑफिस है यहाँ पे, और नबार्ड का भी। उसके बाद है जी द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन ऑल प्रायोरिटी एरिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हिमाचल के लिए। प्रायोरिटी एरिया, जैसे हम कल बात कर रहे थे ना, प्रायोरिटी एरिया सेट किया हुआ है, कितना परसेंट देना होता है सरकार को, 40%। बट हिमाचल की इसमें सब में क्या है, अचीवमेंट अच्छी है। देखो 7 टारगेट दे रखे हैं, कितने टारगेट दे रखे हैं, 7 टारगेट। और उन 7 टारगेट में से हिमाचल कितने अचीव कर चुका है, 6 टारगेट। ठीक है ना। तो कितना, ये तो मतलब पूरी अचीवमेंट हो गया, ऑलमोस्ट 99% अचीवमेंट हो गई, है ना। तो प्रायोरिटी सेक्टर में कितना है, 40%। ये रखना अपने जीएस के पॉइंट से याद, नेशनल लेवल पे। और सबसे ज्यादा किसका है इसमें, 18% एग्रीकल्चर का। और जो एडवांस टू एमएस स्मॉल मार्जिनल फार्मर 8%। अब देखो हिमाचल ने ये दोनों में, तीनों में क्या हो गया, 56%, 17%, 12। ये तो पिछले साल, अब कितना हो गया, अब ये फिर बढ़ गया। अभी दोनों डाटा आपने याद रखना है, 59.86%, 19.47 एंड 14.89%। और उसके बाद है जी माइक्रो इंटरप्राइजेस, इसमें भी ज्यादा है। और इसमें कितना है, नेशनल 7.5 है, और यहाँ कितना है, 12.49। और वीकर सेक्शन के लिए 17.75, और नेशनल का 10 है। और विमेन के लिए कितना है, 10.48, इधर 5 है। और सीडी रेशो, ये देखना पड़ेगा मेरे को, अभी मैं भूल गया क्या है, क्या होता है सीडी रेशो, चलो एक बार मैं चेक करके इसको प्रॉपर बताऊंगा। और ये भी 38% है। और डीआरआई स्कीम 3, एमएसएमई 45, है ना। तो ये इतना नहीं आपने याद रखना, आपने कहाँ तक याद रखना है, जो शुरू के 3-4 है ना। और जो शुरू वाला है वो तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कई बार। और देखो जी यहाँ पे ऊपर यही चीज रिपीट की है, कितने टारगेट हम अचीव कर चुके हैं, 6 आउट ऑफ 7। और इसमें क्या है, सबसे ऊपर जो पूरा प्रायोरिटी लैंडिंग सेक्टर है 59.86%, एग्रीकल्चर 19.47, और जो कि नेशनल कितना है 18। और वीकर सेक्शन एंड वुमेन 17 एंड 10.8 रिस्पेक्टिवली। और क्रेडिट रेशियो डिपॉजिट कितना है
38.28%। मतलब जितना हमारे पास डिपॉजिट है उसका क्रेडिट कितना कर देते हैं हम, 38। तो ये भी डाटा है, हो गया जी बात। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्टिविटीज। अब देखो ऊपर थे बड़े लेवल पर प्रोजेक्ट, कैसे हमने वहां तक पहुंचना है। अब क्या करे सरकार, अब ये हो गई एक्टिविटीज, रेगुलर एक्टिविटीज। तो गवर्नमेंट ने 2015 में क्या स्टार्ट किया, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो जन धन योजना के अंदर क्या खुलेंगे, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, और 17.53 लाख अकाउंट खुल चुका है, जिसमें से 15.34 लाख कहाँ पे रूरल एरिया में, और 2.919 कहाँ पे अर्बन एरिया में। और रुपए कार्ड क्या है, एटीएम, और 66% जो पीएमजेडीवाई अकाउंट है वो सारे इससे जुड़ चुके हैं। यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव अंडर द पीएमजेडीवाई। अब याद रखना, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है ना, तो 3 तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। देखो कब कब जरूरत पड़ती है इंसान को, एक बार तो क्या हो गई, एक्सीडेंटल डेथ हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में क्या होगा, या डेथ होगी या तो कोई बॉडी का पार्ट चला जाएगा। तो उस टाइम क्या होनी चाहिए, उसकी फैमिली को सपोर्ट मिलनी चाहिए, ठीक है जी। और एक होती है किसी भी रीजन से, चाहे नेचुरल डेथ हो चाहे कोई और वजह हो, 2। और तीसरा होता है अगर आदमी की डेथ ना हो, बुढ़ापे में उसको क्या मिलनी चाहिए, पेंशन, सभी को। समझ लीजिए बात। देखो तो सबसे पहले कौन से है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो सुरक्षा बीमा योजना कौन सी है, एक्सीडेंटल डेथ कम स्पेशल एबिलिटी डिसेबिलिटी होना है इसमें। तो अब देखो यहाँ पे एज कितनी रखी है, 18 से 70, मतलब 70 साल तक आदमी की एक्सीडेंट से, याद रखना यहाँ पे कौन सी डेथ है, एक्सीडेंटल। एक्सीडेंट अगर 50 साल से भी ऊपर हो तो भी तो वो होता ना एक गलती हुआ है। और नेचुरल डेथ तो 50 के बाद कभी भी हो सकती है, लग रहा है पता। तो अगली जो स्कीम है ना, इसमें कितनी एज रखी है, 18 से 50। समझे बात। देखो स्कीम को याद रखने का तरीका क्या है आपको, क्योंकि एज पूछते हैं इसमें। सुरक्षा बीमा योजना, तो सुरक्षा किससे मिलनी चाहिए हमें, एक्सीडेंट से। और एक्सीडेंट अगर 70 साल के आदमी का भी हो ना, तो भी तो गलती हुआ है। और अगर नेचुरल डेथ हो जाए 60 साल से ऊपर आदमी का, तो फिर चलो कोई बात नहीं, उम्र हो गई थी, हो सकता है ना ऐसा। तो सरकार क्या बोलती है, अगर तो एक्सीडेंट से आपकी डेथ हो जाए तो एज ज्यादा है, 50 से ऊपर भी हम देंगे आपको पैसे। अगर एक्सीडेंट से ना हुई, किसी और वजह से हो रही है, तो कितनी है, 50, क्योंकि 50 के बाद होने के चांसेस ज्यादा है। क्लियर है जी बात। मैं ये बता रहा हूं ताकि आपको डेट याद रखे। तो पहली स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, कितने की कवरेज देगी इसमें, 2 लाख, और एज कितनी है, 80 टू 70, और प्रीमियम कितना देना है आपने, सिर्फ 12 रुपीज पर एनम। और इसको रिन्यू करने की डेट कब होती है, 1 जून हर साल, ठीक है जी बात। अब नेक्स्ट है जी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन की ज्योति बुझ जाती है कभी किसी वजह से, है ना, डेथ ड्यू टू एनी रीजन, लग गया ना पता। अब एनी रीजन तो नेचुरल डेथ भी हो सकती है, तो नेचुरल डेथ तो 50 के बाद थोड़ी है, 50 के बाद तो चलो गलत हो जाता है, चलो 60 के बाद मान सकता है, ठीक है जी। चलो जी, अब इसमें कितना प्रीमियम है, 330 रुपए का, और इसको भी कब रिन्यू करना है, 1 जून को, ठीक है जी। और तीसरी स्कीम अब दी उन लोगों को जो अपने आप को जिंदा रख के चाहते हैं कि उनको पेंशन पेंशन मिलती रहे। अब देखो ये कैसा स्कीम है, पहले ही लोगों को खुद पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, 1,000 रुपए से लेकर 5,000 तक क्या करेंगे वो डिपॉजिट करेंगे, ठीक है जी। और डिपॉजिट कितने साल के लिए करना है, कम से कम 20 साल के लिए। जो 20 साल डिपॉजिट करेगा, 20 साल एंड होने के बाद उसको वो मनी वापस मिलेगी, बट उसमें सरकार कितना कंट्रीब्यूट करेगी, या तो 50% या तो 2,000, जो लोएस्ट हो। देखो अगर मैं देता हूं हर महीने 1,000 रुपए, है ना, तो सरकार क्या देगी मुझे, 500 रुपए कौन डालेगी, सरकार। अब यहाँ 2,000 नहीं डालेगी, क्योंकि मैंने क्या कितना दिया है,
1000 रुपए, तो कितना बन गया मेरा अमाउंट? 1500 रुपए, और वो 20 साल के बाद मेरे को रिटर्न आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैंने डाले 5000 रुपए, मैं अपनी तरफ से कितना पे कर रहा हूं? 5000। अब सरकार कितना देगी? 50% कितना बनता है? 2500, पर कितना देगी? 2000। यहाँ 50% दे रही है, क्या दे रही है? 2000। तो सरकार ये बोलती है कि मैं वो दूंगी जो मुझे क्या लगेगा? लोएस्ट, या तो 50% और या तो 2000। तो 5000 जब मैंने डिपॉजिट किया तो मेरा लोएस्ट क्या है? 2000 है, 50% नहीं है। तो अगर 50% ही होता तो सरकार कितनी देती? 2500, पर यहाँ पे कितनी दे रही है? 2000। समझ गया जी बात? तो ये भी प्री के लिए आपने याद रखना है कि क्या क्या सरकार इसमें अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करती है। वो होगा कितना? या तो 50% या तो 2000। जो भी लोएस्ट होगा वो सरकार देगी, और जो एक जो इस स्कीम को लेने वाला होगा वो कितना देगा? 1000 रुपए से लेकर वो 5000 तक, जितनी उसकी कैपेसिटी है उस हिसाब से वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। किसमें? अटल पेंशन योजना में। ठीक है जी। और इसके लिए एज कितनी रखी हुई है? 18 से 40। क्लियर है ये बात? देखो ना, अगर 18 साल का होगा ना, देखो अगर मान लो मैंने स्कीम ली 20 साल में, तो मैं कब कब तक कर सकता हूं? 20 साल तक के लिए। 40 के बाद मेरे को पैसे मिलने लग जाएंगे। अगर एक बंदे ने ली 40 साल की उम्र में, तो 40 साल की एज में ले सकता है स्कीम? ले सकता है ना, क्योंकि उसके पास 20 साल और पड़े हुए हैं। कहां तक के लिए? 60 साल के लिए। समझे बात? मैं ये बोल रहा हूं आपको, देखो अगर मैं हूं 20 साल का, जो कि हूं, ठीक है, 20 साल का है ना, तो 20 साल से कब तक ले सकता हूं? मेरी मर्जी है। अगर मैं चाहूं तो मैक्सिमम कहां तक लूंगा? 40 साल तक, क्योंकि 20 साल कंपल्सरी है ना। तो 40 के बाद मुझे रिटर्न आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं अगर 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 कोई और बंदा है, उसकी एज हो गई 40 साल, वो ले रहा है 40 साल में ही, अब उसके बाद कितने साल बचे? और 20 साल, क्योंकि 60 के बाद नहीं ले सकता, मतलब 20 साल से कम नहीं। अब 45 साल वाला ले लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि 45 साल वाला लेगा, उसके तो 15 साल बचे ना 60 साल के लिए। तो मिनिमम कितना डिपॉजिट करना है उसने? 20 साल। तो 20 साल कहां से बनेंगे? 18 साल से ऊपर, वो तो छोड़ो, अलर्ट होना चाहिए, बट मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? 40। और वो इसलिए क्योंकि मिलने कितने बाद साल बाद है? 20 साल के बाद। तो 20 साल तभी बनते हैं 60 और 20 के बीच में। तो उसमें रिटर्न हमारे, है ना, क्यों रिटर्न मार के बोल जाते हैं। तो और देखो, फिक्स्ड मिनिमम पेंशन कितनी है? मेड फॉर 20 ईयर्स। तो हो सकता है 40 साल भी ले सकता है कोई, बट मिनिमम कितनी है? ऐसा फिक्स नहीं है, 20 साल ही है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट कितनी है? या तो 50% होगा या तो 2000 होगा, विच इज लोअर। द स्टेट गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन मनरेगा वर्कर्स, उन पे ज्यादा ध्यान देती है। मिड डे मील वर्कर्स, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर लेबर, आंगनबाड़ी वर्कर, इन सबको ऐड करने की कोशिश करती है। यही भी क्या है? इंक्लूजन हो रहा है सबका ही। और उसके बाद अब कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, है ना। उनको क्या दे दी स्कीम? मुद्रा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जो फाइनेंस कंपनी होती है ना, सरकार किसको पे करेगी पैसा? पहले फाइनेंस कंपनी को। और फाइनेंस कंपनी किसको देगी आगे? जो जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लोन अप टू 10 लाख। तो बस इसमें इतना याद रखना, 2015 में लॉन्च की थी, और इसमें पैसे कितने मिलेंगे? 15 लाख। और उसके बाद स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अब स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर क्या बताया गया है कि अगर किसी को लोन चाहिए, कितना मिलेगा उसको? 10 लाख से लेकर कितना? 10 करोड़, 1 करोड़। 10 लाख से लेकर कितना? 1 करोड़। अब देखो इसमें यहाँ लिखा है ना, SC ST एंड वुमेन है। जरूरी नहीं कि सिर्फ इन्हीं के लिए है सभी के लिए है। बट एक ब्रांच को ये बोला गया, तुम जितना भी लोन दोगे ना, बट तुम्हारे 3 कैंडिडेट कौन होने चाहिए? एटलीस्ट एक SC, एक ST और एक वुमेन, है ना। तो इससे ऐसा नहीं निकालना आपने इससे मतलब कि सिर्फ ये SC ST एंड वुमेन के लिए, मतलब एटलीस्ट एक होने चाहिए इसके, है ना। तो उसमें मेन प्रायोरिटी रखी गई इसको। नेक्स्ट है जी, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड लिटरेसी कैंपेन। इसके लिए क्या बना रखा है? फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर। उसके बाद है जी, बिजनेस वॉल्यूम ऑफ बैंक। तो डिपॉजिट बैंक की ग्रोथ कितनी हुई है? 7.70। और एग्रीगेट एडवांस जो सरकार के पास रहता है ना हमेशा की अपने पास, वो कितना, वो कम हुआ है।
-3.37 और टोटल बैंकिंग बिजनेस कितना बड़ा है 4.52। अब ये देखना याद, देखो जैसे पीछे पढ़ा था हमने, पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स है, नंबर ऑफ बैंक कितने परसेंट आता है 51%, और इनका जो मार्केट कितनी है यहाँ पे 63%। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये ना ये पीछे ना 2-3 बार पूछ रहे क्वेश्चन है ना। इसमें पूछता है कि सीक्वेंस वाइज पूछ लेते हैं। अब ये क्या कर, जब भी क्वेश्चन पूछा है ना, इन्होंने क्या किया, पब्लिक सेक्टर बैंक तो उसमें ऐड नहीं किए, कौन से डाल दिए, आरआरबी, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इनका सीक्वेंस पूछ लिया। तो सबसे पहला सबसे बड़ा कौन लगेगा, अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन है, अब कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है जी। उसके बाद कौन, प्राइवेट बैंक, और सबसे कम कौन, आरआरबी, है ना। क्योंकि देखो जब ये था ना, मैं भी पेपर उस टाइम ना, तो मैंने ना सबसे ज्यादा पता कौन कर दिया, आरआरबी कर दिया। मेरे को लगा कि हिमाचल रूरल बैंक है तो ज्यादातर यही हो गया, बट ये तो बिल्कुल ही झूठ था। तो असल में कौन है, कोऑपरेटिव बैंक सेकंड नंबर पे, प्राइवेट बैंक सेकंड थर्ड पे, और लास्ट नंबर पे कौन है, आरआरबी। उसके बाद है जी परफॉर्मेंस अंडर द एनुअल एक्शन एनुअल क्रेडिट प्लान। अब सरकार ने पता क्या बोला हुआ है ना, कि एक प्लान बना हुआ है कि किसको कितना क्रेडिट देना है, ठीक है जी। और ये जरूरी कर दिया कि कुछ पैसा जाना ही जाना चाहिए, एनुअल एक प्लान बना दिया। तो एनुअल क्रेडिट प्लान, और इसके पीछे कौन है, नबार्ड। द फाइनेंशियल टारगेट अंडर द एनुअल क्रेडिट प्लान हैज बीन इंक्रीज्ड, कितना 10.24%, इतना परसेंट ये क्या हो गया हुआ, इंक्रीज हो गया हुआ है। और बैंक हैव disbursed fresh loan to achieve 46.2% of the annual credit commitment। तो जो एक बैंक ये कमिटमेंट करता है कि इस साल में इतना लोन दूंगा, है ना, हर एक बैंक के पास एक तो प्रायोरिटी सेक्टर वाले हो गए, फिर उसके एक प्लान और बना रखा है। क्योंकि देखो सरकार क्या चाहती है, सरकार हमेशा चाहती है कि बैंक ज्यादा क्या करे, लोन दे। अगर लोगों के पास लोन आएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आएगा, फंड आएगा, तो क्या करेंगे, वो बिजनेस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे बैंक्स के लिए जो टारगेट रखा हुआ है, तो उसका कितना सर हम अचीव कर पाए अभी तक, 46% सबका ही। अगर एरिया वाइज देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसमें किया है, एमएसएमई में। एमएसएमई में कितना कर दिया है, 100% से ऊपर ही कर दिया है। और एग्रीकल्चर में 63% किया है, और एजुकेशन में 15% किया है, हाउसिंग में 50% किया है, अदर एसपी में 27 किया है, और टोटल प्रायोरिटी सेक्टर कितना है 72%, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर, तो इसमें टोटल नॉन प्रायोरिटी इसको छोड़ दो सारा, आपने पता क्या रखना है, सबसे ज्यादा किसमें, बस ये पूछ सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। अब बहुत सारी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, जिसको कौन इंप्लीमेंट करता है, बैंक्स के द्वारा ये इंप्लीमेंट होती है। क्योंकि देखो बैंक्स के द्वारा पता क्यों इंप्लीमेंट होती है, जैसे देखो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, सुना है आपने स्कीम, ये क्या होता है, रूरल लाइवलीहुड मिशन, और एक है अर्बन। तो क्या होता है इसमें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। पता क्या होता है ना, जो ये मिशन है ना, ये मिशन पता क्या बोलता है, ये बोलता है कि लोगों को ना, या तो इंडिविजुअल तो देखो लोग काम कर नहीं सकते, तो लोगों को क्या करना चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने चाहिए। 4 लोग इकट्ठे हुए, अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना, और उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए क्या कर दो, कि उनको चाहिए पैसा, और वो पैसा कहां से मिलेगा, बैंक से। देखो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ना, वो कैसी होगी, एक हिसाब से कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप हो गए हो। अब वो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे आते हैं, और उनका मकसद कोई चैरिटी करना नहीं है, उनका मकसद ये है, हम लोग इकट्ठे हो गए, सबसे पहले अपने लिए क्या निकालेंगे, वो फाइंड आउट करेंगे, वर्क। सबसे पहले काम निकालेंगे कि हमें क्या काम करना है। अगर मान लो कुछ वुमेन इकट्ठी हुई, उन्होंने एक काम निकाल दिया कि हम क्या करेंगे, दिवाली वाले टाइम क्या बनाएंगे, हम कुछ वो बनाएंगे जो दिवाली में तो लैंप्स वगैरह होता है। काम आइडेंटिफाई किया, अब उसके बाद वो देखते हैं कि ये काम के लिए क्या चाहिए, फंड, पैसा क्या करेंगे, वो इकट्ठा करेंगे अपने आप। अब अपने आप इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल है, फिर क्या करेंगे, वो किसके पास जाएंगे, बैंक के पास। जब वो बैंक के पास जाएगा ना, बैंक क्या करेगा, उनको एज अ इंडिविजुअल ग्रुप उनका अकाउंट खुल जाएगा, ऐसा समझ लो। देखो एक गरीब आदमी अगर जाएगा बैंक के पास अकाउंट खुलवाने के लिए,
चलो अब तो फैसिलिटी बड़ी ज्यादा है, खुल जाता है। और फिर बैंक अकाउंट तो खुल गया उसका, फिर लोन तो मिलता ही नहीं उसको, लोन तो नहीं ले सकता ना, जिसके पास कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। बैंक तो अकाउंट तो खोल देगा वो, पर उसको लोन नहीं मिलेगा। अभी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, इसके एक नाम दे देंगे वो, और उसका पहले अकाउंट खुल गया, और बाद में क्या मिलेगा उसको, इजीली लोन मिल जाएगा। अब लोन कौन देगा अब यहाँ पे, बैंक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी सोशल स्कीम्स के पीछे किसकी फोर्स रहती है, हमेशा बैंक्स की। अगर उसमें बैंक नहीं होगा ना बीच में, तो सरकार क्या करेगी, सरकार नहीं कर पाती कोई काम। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, उसके लिए भी क्या मिलना है, लोन मिलना है। तो लोन कौन देगा, बैंक्स। तो इसलिए बैंक्स का एक रोल आता है किसकी तरह से, हमारे बैंक का बहुत सारी स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो क्या काम है इसका, प्रमोटिंग पॉवर्टी इरेडिकेशन थ्रू द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पुअर, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन ऑफ द पुअर पर्टिकुलरली वुमेन। तो इसमें आप लिख सकते हो क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये क्या हो गया, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन हो गया ये। द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट एचपी रूरल लाइवलीहुड मिशन थ्रू एचपी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तीन है इसमें, एक है HPSL SRLM, एक है RDP, एक है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और बैंक्स इन हिमाचल प्रदेश हैज बीन एलोकेटेड एनुअल टारगेट ऑफ 110 करोड़ कवरिंग 8000 बेनिफिशियरी। तो कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि कितना करोड़ इनके लिए सैंक्शन हुआ है, 110 करोड़। अब देखो, जैसा अर्बन में ना, रूरल में ना, वैसे क्या होगा अर्बन में। बट इतना याद रखना, इससे पहले क्या स्कीम का नाम था, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, बस। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन लोन, कल पढ़ा था हमने, वही टर्म है ये भी, इंटरेस्ट सब्सिडी लोन। तो यहाँ पे क्या लिख लिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है जी। उसके बाद प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। और अब देखो, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को फिर इकट्ठा कर दो। देखो, दो तरह के काम होते हैं इसमें, एक तो होता है लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना, एक होता है स्किल सिखाना। तो स्किल सिखाने वाले इंस्टीट्यूट को क्या मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। और जिन्होंने बाद में स्टार्टअप करना, उनको भी क्या मिलना चाहिए, मनी मिलनी चाहिए। तो उसको कौन, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम। तो क्या ये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम, और ये कौन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय MSME, जो इंटरप्राइजेस वाला सरकार की बॉडी है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसकी जो नोडल एजेंसी है जो इसके ऊपर काम करती है, जो इसको इंप्लीमेंट करती है, कौन सी हो गई, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। बस इतना याद रखना आप इसको। उसके बाद एक किसान क्रेडिट कार्ड, ये तो पता ही होगा आपका ना, किसान क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है रूरल सेल्फ इंप्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये भी क्वेश्चन बन सकता है इस बारी। और देखो, आज से टिक करके RSETI, अब रूरल सेल्फ इंप्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। अब ये क्या, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग वाला इंस्टीट्यूट होता है ना, वैसे काम करेगा ये। अब और किसके अंदर काम करेगा ये, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, टू हैव डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल टू इम्पार्ट ट्रेनिंग एंड स्किल अपग्रेडेशन। तो क्या पॉइंट्स है इसमें, ट्रेनिंग भी देता है और स्किल अपग्रेडेशन देता है। अगला आता है इसको कौन इसको फंड कर रहा है, तो कौन आ गया सिर्फ इसमें, सिर्फ और सिर्फ लीड बैंक्स। और कहाँ लीड बैंक कर रहा है, सिर्फ 10 डिस्ट्रिक्ट में, और 2 डिस्ट्रिक्ट में भी ये नहीं इंप्लीमेंट हुआ, कौन से वाली, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। तो क्वेश्चन ये बन सकता है प्रीलिम्स में, जो RSETI है कितने डिस्ट्रिक्ट में है, और या तो क्वेश्चन क्या बनेगा, कितने डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। और ये डाटा, इलेक्ट्रिक डाटा भी इकट्ठा करती है। और अब तक कितने टारगेट रखा हुआ है, 220 ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना है, जिसके अंदर कितने लोग बेनिफिट लेंगे, 5730, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्पेशल ड्राइव फॉर आधार लिंकेज विद बैंक अकाउंट एंड वेरिफिकेशन आधार। ये तो पता ही आपको, अब क्या चला हुआ है कि आधार कार्ड के साथ अकाउंट लिंक कर दो। तो कितने सेंटर है हिमाचल में, 97, बस। अब आ गया जी क्या, नबार्ड। और देखो नबार्ड के काम क्या क्या हो सकते हैं। एक नबार्ड, तो पता ना आपको, नेशनल लेवल का है,
कब बना था? 1982 में। तो नबार्ड किसके लिए काम करेगा? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल के लिए। और अब किस में कर रही है? गांव में जो सड़कें वगैरह ना, छोटे मोटे जो प्रोग्राम है उनके लिए भी करता है। एक बताया था मैंने भैया का आपको, रीफाइनेंस करता है ना। और कई बार क्या करता है, एज ए थर्ड पार्टी भी काम करता है। थर्ड पार्टी मतलब जैसे कोई सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है और वो इम्प्लीमेंट करना है किसने? स्टेट गवर्नमेंट ने। तो बीच में कौन उसको देख रहा है? नबार्ड, है ना। और जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उनमें भी फंड कहाँ से आता है? नबार्ड। जैसे जैसे पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना थी, है ना, उसका पहले सेंटर से पैसा आता था। अब उसके बाद कौन किसके अंदर आ गया? ये नबार्ड के अंदर, है ना। तो नबार्ड के बहुत सारे एरियाज है जिसके ऊपर ये काम करता है। और आज की डेट से किसके लिए करता है? जो फार्मर्स होता है ना, किसान होते हैं, उनके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनती है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप किसके बनते हैं? जो लोग अपने लिए एक परमानेंट काम बनाते हैं, फिर अपना अकाउंट खुलवाते हैं, फिर लोन लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उसको और बड़ा बना देते हैं और उनके लिए हमेशा इंप्लॉयमेंट का एक वो सोर्स रहे। देखो ना, आज की डेट से गवर्नमेंट क्या करती है? इन पे ज्यादा काम करती है, क्योंकि सारी इंप्लॉयमेंट, सारे काम सरकार तो नहीं कर सकती, है ना। तो किसको प्रमोट करती है सरकार हमेशा? जैसे एनजीओ, एनजीओ हो गया, और क्या हो गया है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। बस फर्क क्या होता है? जो एनजीओ होते हैं ना, ये काम करते हैं कई बार चैरिटी के लिए भी कर देते हैं, और ज्यादातर किसके लिए करेंगे? नो प्रॉफिट नो लॉस। बट जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, ये किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए। क्योंकि इनको क्या करना है? पैसा कमाना है इनको। तो इसलिए इनको सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है? फंडिंग की। तो फंडिंग कहां से आती है? बैंक्स की, है ना। तो जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए तो किसी भी एरिया में हो सकता है। बट आज की डेट से क्या है कि जो किसान है ना, किसानों को भी क्या बनने चाहिए? ग्रुप्स बनने चाहिए। देखो, मोदी हमेशा इसकी बात करता है ना, किसकी बात करता है? हाँ, फार्मर की इनकम डबल करनी है। अब वो क्या, वो उनका क्या मानना है सरकार का की तरफ से, कि जो किसान लोग है ना, किसान लोग देखो, जैसे मान लो एक एक गांव में बहुत सारे वो उनके पास गाय है ना, दूध बेचते हो। तो दूध बेचने के लिए कहाँ आना पड़ता है उनको? बड़ा दूर आना पड़ता है। हर एक आदमी अपने व्हीकल पे आ रहा है। जो दूध बेचने के लिए अगर शहर में आ रहे हो, सबको क्या करना पड़ रहा है? अपना व्हीकल पे आना पड़ रहा है और खुद आना पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है? अगर 10 लोग है ना गांव में, 10 के 10 लोग आ रहे हैं, पहला पॉइंट। उसके बाद क्या कर रहे हैं? वो 10 व्हीकल आ रहे हैं, खर्चा बढ़ गया ना पूरे गांव का। अब उसके बाद क्या करेंगे? वो आगे जिसको बेचेगा ना उस मिल्क को, वो क्या करेगा? इसकी प्रोसेसिंग कर देगा। वो क्या बनाएगा? इसका चीज बनाएगा, पनीर बनाएगा, है ना, कुछ और बनाएगा। अब जो प्रोड्यूस किसका था? फार्मर का। अब बेनिफिट कौन लेगा? अगला कंपनी वाला। अब मोदी जी क्या बोलते हैं? आप एक काम करो, आप ऐसे छोटे छोटे अपने ग्रुप बनाओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, और उसमें क्या कर दो? आप एक छोटा सा खुद का प्लांट लगा दो, ठीक है ना। जो वैल्यू एडिशन होती है ना, वो खुद ही कर दो आप। उसको उधर एक फूड चेन के अंदर डाल दो, जो सप्लाई चेन भी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको क्या कर दो? आप पनीर को एक जगह इकट्ठा होके क्या कर दो? खुद ही क्या कर दो? उस मिल्क को किसमें कन्वर्ट कर दो? पनीर में। अब इससे क्या हो जाएगा? एक तो गांव के सब लोग नहीं जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन बच गया, और जो बीच में पैसा किसी इंडस्ट्री वाले ने कमाना था ना, वो किसके पास चला गया? फार्मर्स के पास, है ना। तो जैसे हिमाचल में भी देखो ना आपने ना, कई बार जैसे जो सेब वाले बेल्ट है, तो वहां पे भी क्या करते हैं लोग? अपना इंडिविजुअली काम करता है ना। एक अपनी कार्टन लेके जा रहा है, दूसरा अपने लेके जा रहा है, तीसरा अपने लेके जा रहा है। अगर वो गांव के लोग सारे इकट्ठे हो जाए, तो क्या करेंगे? अपने इकट्ठे लेके आएंगे, सारा ही बच जाएगा उनका पैसा। तो जो बीच में होता है ना लोग, आड़ती से भी और होते हैं, लगे पता। तो अब देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक बड़ा पार्ट है ये, किसको इकट्ठा करना है? फार्मर्स को, किसानों को। इकट्ठे हो जाओ। तो इसको भी क्या चाहिए? थोड़ा बहुत फंड चाहिए। और वो फंड कौन देगा? हिम चांशल, सुना आपने? चांशल तो सुना होगा, चांशल की। तो नबार्ड के ऐसे ऐसे बहुत सारे काम है ना। तो अब देखो जी, नबार्ड क्या करता है? माइक्रो क्रेडिट देता है, माइक्रो क्रेडिट देता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, रूरल फार्म एंड नॉन फार्म सेक्टर को लोन देता है, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, और इंक्रीज रीफाइनेंस बिसाइड्स स्ट्रेंथनिंग द रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम ऑफ द स्टेट। अब जो रीफाइनेंस वाला सिस्टम है ना, इसमें मैंने क्या बताया आपको कि देखो, होता क्या है
आरआरबी है, आरआरबी को किसको देना है लोन? जो एंड बेनिफिशियरी है उसको देना है। अब देखो आरआरबी ने एक बारी लोन दिया उसको, अब लोन दिया, मान लो कि जैसे ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनी, उन्होंने अपना प्रोड्यूस तो कर दिया, तैयार कर दिया, उन्होंने मिल्क से चीज बना दिया, तो किसके लोन से मिला हो? आरआरबी के लोन से मिला। अब उनको उनका जो प्रोडक्ट है ना उसको आगे ले जाने के लिए क्या चाहिए? उनको मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब यहां से अगला काम कौन देगा? अब नबार्ड। नबार्ड क्या बोलेगा? आरबीआई को कुछ पैसा इसके अंदर डालेगा, आरबीआई के अंदर, उसको क्या करेगा? उसको बोलेगा कि अब एक लोन और दो इनको, रीफाइनेंस करो इनको। किस लिए? ताकि वो अपने प्रोडक्ट की क्या कर सके? मार्केटिंग कर सके। और इसमें फर्क क्या होगा? अगर ये वाला लोन 4% पे दिया जा रहा होगा ना, ये कितने में दिया जाएगा? 3% में। क्लियर है जी बात? देखो किस सरकार का ये मानना है कि अगर आपको एक चीज के लिए लोन मिल गया, अब वहीं तो काम खत्म नहीं होता है ना। आपको बोल दे कि आपको स्टार्टअप के लिए लोन मिल रहा है, आपको 1 करोड़ लोन मिल गया कि आपने क्या करना है? कंपनी स्टार्टअप करनी है, और आपने जाके कोई कंपनी बना दी, ऊपर टूरिज्म की कोई कंपनी बना दी, होटल बना दिया, ठीक है ना, होटल बनाया ऊपर, बट वहां तक तो आपको पैसा मिल गया था। अब इससे आगे उसके पास पैसे नहीं है। अब इससे क्या हो गया? जो उसकी बनी हुई प्रॉपर्टी है ना, जो उसमें पैसा लगा है, वो भी डूब जाएगा। इसलिए एक छोटा लोन और जरूरत पड़ेगी अब, ठीक है ना। और वो कौन फंड करेगा? उधर से आरबीआई, नबार्ड। तो नबार्ड डायरेक्ट बेनिफिशियरी को नहीं देगा। किसको देगा? उन फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को। बट उनको क्या कंडीशन लगाएगा कि अगर आप इस लोन दोगे ना आगे, कितने में देना है आपने? सस्ते में देना है। समझ गया जी बात? तो ये है क्या? रीफाइनेंस। ये भी काम करता है कौन? नबार्ड। अब देखो जी, रूरल इंफ्रा के लिए क्या बन रखा है? ये क्वेश्चन भी आता रहता है, RIDF। क्योंकि मेंस में जब आंसर लिखोगे ना आपने, जितने हमने पढ़े हैं ना सारे पॉइंट्स, ये सब यूज हो जाएगा आपके मेंस में। रूरल इंफ्रा में हो सकता है, और क्या बोलते हैं अपने ट्राइबल एरिया में क्या चल रहा है ना। एग्रीकल्चर के लिए क्या करिए सरकार, हॉर्टिकल्चर के लिए क्या करिए सरकार। आपको पता है ना, सिलेबस में पार्ट है ये आपके, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओज, है ना, सिविल सोसाइटीज, ये सारे ही है वहां पे सिलेबस में। तो एक तो होती है उसकी थियोरेटिकल पार्ट कि एनजीओ क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, बट उस आंसर को आप और बढ़िया कैसे बना सकते हो कि आप लिखोगे कि हिमाचल के अंदर ये स्कीम है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, और इस साल इतने का टारगेट रखा हुआ है, तो आंसर में क्या आ जाएगी? और थोड़ी बात बन जाएगी। अब जैसे रूरल इंफ्रा है, ये तो इस पे तो बहुत बात होती रहती है, तो हिमाचल ने क्या कर रखा है? रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड बना रखा है नबार्ड के साथ मिलके, कब? 95 या 96 में। तो ये क्या देता है? कंसेशनल लोन। वही कौन से वाले लोन? सब्सिडी लोन। और फाइनेंसिंग ओवर 30 ईयर हैज बीन बेस्ड ऑन कवरिंग 39 एलिजिबल एक्टिविटीज को ये प्रमोट करता है। और RIDF किसको देखता है? मेनली इरिगेशन, रोड, ब्रिज, फ्लड प्रोटेक्शन, ड्रिंकिंग वाटर, है ना, प्राइमरी एजुकेशन, वेटनरी वगैरह वगैरह, ये सारा इतने इनके लिए लोन देता है। और अब इसमें नई चीजें क्या ऐड कर दी गई है आजकल? पॉली हाउस, पता ना पॉली हाउस, माइक्रो इरिगेशन स्कीम्स एंड सोलर इरिगेशन। अब ये बन सकता है क्वेश्चन कि अभी लेटेस्ट इसके अंदर क्या ऐड किया गया है। तो पॉली हाउस, माइक्रो इरिगेशन एंड सोलर इरिगेशन। उसके बाद है जी वेयर हाउस इंफ्रा। वेयर हाउस समझते हो ना, स्टोर टाइप हो गया। अब स्टोरेज कैसी हो सकती है? एक तो होती है नॉर्मल, एक कैसी होती है? कंट्रोल्ड एटमोस्फेयर। जो AC स्टोरेज होती है ना, कोल्ड स्टोरेज जिसको बोलता है, तो उसको असल में क्या बोलता है? कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर। तो हिमाचल में क्या है? सब्जियां और होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, तो उनके लिए नॉर्मल स्टोर तो नहीं चाहिए, तो कौन सा चाहिए यहाँ पे? CS स्टोर। तो CS, अब देखो यहाँ पे क्या है, नबार्ड इसको भी प्रमोट करता है, 4.18 करोड़ दिए इस बारी। अब कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर से एक तो चंबा में है, कितनी कैपेसिटी है इसकी? 500 मैट्रिक टन कैपेसिटी। और कुछ को मॉडर्नाइज करना है और अपग्रेडेशन करना है, वो कहाँ पे है? रोडू ओडी। ये रोडू और ओडी दोनों शहर कहाँ पे है? शिमला में। और पतली कूल कहाँ पे है? कुल्लू में। तो इनको देखो, चंबा में नया बन रहा है,
और दो को ये ऑलरेडी बने हुए हैं, इनको क्या करना है, अपग्रेड एंड मॉडर्नाइजेशन। उसके बाद है जी फूड प्रोसेसिंग फंड। अब फूड प्रोसेसिंग क्या हो गया, जो भी हम पैदावार पूरी करते हैं ना, उसके बाद क्या करेंगे उसको, उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके क्या करेंगे उसको, जैसे गेहूं की क्या बना दी, ब्रेड बना दी, है ना, और फ्रूट का क्या बना दिया, जूस बना दिया, बियर भी बन सकती है। तो कितना पैसा दिया इसके लिए, 2000 करोड़, याद रखने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन अच्छे से पूछा हुआ है, पता ना कोई क्वेश्चन ये पूछा था, MS क्रेमिका मेगा फूड पार्क कहाँ है, उन्ना में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आ जाओ जी रीफाइनेंस सपोर्ट। अब रीफाइनेंस सपोर्ट का मतलब आप समझ गए। अब ये रीफाइनेंस क्या होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म भी होता है। किसके लिए, हाउसिंग के लिए, रोड के लिए, है ना, माइनर इरिगेशन हो गया, तो ये देख लेना सारे क्या क्या यहाँ पे। NABARD हैज आल्सो सप्लीमेंटेड द एफर्ट्स ऑफ, किसके एफर्ट को सप्लीमेंट करेगा, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड RRB फॉर क्रॉप लोन डिसबर्समेंट बाय सैंक्शनिंग शॉर्ट टर्म क्रेडिट। तो इनको आगे सपोर्ट करता है। और इस साल किसके लिए काम किया NABARD ने, कोविड के टाइम। उसके बाद है जी रीफाइनेंस स्कीम, तो 4 नई स्कीम इस बार लॉन्च की है, किसके लिए, रीफाइनेंस के लिए। और देखिए इसमें क्या लिखा है, तो टू बूस्ट द एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर इन द पोस्ट कोविड इरा। तो 4 स्कीम है। तो पहले किसके लिए, ये वाडी प्रोजेक्ट होता है ना, वाडी प्रोजेक्ट, इसका मतलब पता है क्या है, छोटी छोटी वो बनाना, क्या, बावड़ी नहीं है ये, बगीचे, छोटे छोटे ऑर्चर्ड्स, ठीक है ना, तो ये छोटे छोटे ऑर्चर्ड्स बनते होते हैं। द स्कीम एम टू प्रमोट दिस सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी भी देगा, लाइवलीहुड भी देगा, एम्प्लॉयमेंट भी देगा इन वाटरशेड एंड वाडी एरिया बाय प्रोवाइडिंग कंसेशनल रीफाइनेंस फैसिलिटी। कितनी है, 3% टू दी बैंक्स। देखो किसको दे रहा है, टू दी बैंक्स फॉर एक्सटेंडिंग चीपर क्रेडिट टू दी अल्टीमेट बेनिफिशियरी। तो पहले देगा बैंक्स को, बैंक देगा किसको, बेनिफिशियरी को। उसके बाद है जी स्पेशल रीफाइनेंस फॉर प्रमोटिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। तो इसको भी देख लेना, इसमें कितना है, 4%। और सिस्टमैटिक रीफाइनेंस फॉर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन एक्टिविटीज। इसमें ये पता ना आपको, वॉश एक्टिविटीज। वॉश का मतलब क्या होता है, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ये इसको आप कहीं भी लिख सकते हो, जैसे ना वॉश एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज। तो वॉश के अंदर क्या आगे तीनों चीज आती है, वाटर को भी बनाना है, वहां पे लेकर आना है, प्रोवाइड करना है, और दूसरा क्या है, और सैनिटेशन, एंड तीसरा क्या आ गया, हाइजीन। ठीक है जी। अब आता है जी माइक्रो क्रेडिट। तो माइक्रो क्रेडिट किसको मिलता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। इसमें बस इतना याद है, इसमें कुछ ज्यादा ये मेंस के लिए तो जरूरी है ये कि माइक्रो क्रेडिट वाला काम आएगा। और किसको मिलता है, भूमिहीन किसान। नेक्स्ट है जी NABARD फार्म सेक्टर इनिशिएटिव। अब फार्म सेक्टर कौन सा हो गया, NABARD का काम किसके लिए, जो लोग फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले क्या आ गया, FPO, जैसे NGO है ना, NGO की तरह क्या हो गया, फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। तो FPO कैन बी ए प्रोड्यूसर कंपनी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, एंड अदर लीगल फॉर्म विच प्रोवाइड फॉर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट प्रॉफिट अमंग दी मेंबर्स। अब देखो एक आदमी नहीं होगा ये, FPO कितने बनाएंगे, 10 लोग। जो बेनिफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो सबको सबको बटेगा। और वो कहाँ हो सकता है, या तो प्रोड्यूसर कंपनी के तौर पर बनेगी वो, या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगे, या तो किसी लीगल फॉर्म में कहीं और उनका रजिस्ट्रेशन हो रखा होगा। हिमाचल प्रदेश कितना सैंक्शन किया पैसा, 10.89 करोड़। और जो कितना प्रमोट कर रहा है, 107 FPO इन दी 12 डिस्ट्रिक्ट। और 12 डिस्ट्रिक्ट है। और ये बात बनानी है कि एक डिस्ट्रिक्ट में से एक कोई बेस्ट ही निकलनी चाहिए। तो क्या है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। किसी डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट बड़ा महान होना चाहिए। जैसे मान लो कुल्लू को बना दिया कुल्लू शॉल, चंबा का बना दिया कोई रुमाल, उन्ना की बना दी क्या, उन्ना तो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल की, उन्ना में क्या हो सकता है, नहीं अगर कुछ उन्ना में कुछ कुछ ऐसा ऐसा फेमस बनाना होगा, फुलकारी दुपट्टा फ्रॉम उन्ना। शाबाश, देखो कितने इनोवेटिव बात करी है, फुलकारी दुपट्टा, आया समझ।
ठीक है जी, पंजाब भी हुआ ना। नेक्स्ट है वाटरशेड डेवलपमेंट। 38 वाटरशेड प्रोजेक्ट लगे हैं। इसमें भी ये याद रखना, सभी डिस्ट्रिक्ट में 2 डिस्ट्रिक्ट फिर छोड़ दी, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। वैसे तेरा पानी है उधर, किन्नौर में तो है पर लाहौल स्पीति में कम है। नेक्स्ट है जी ट्राइबल डेवलपमेंट थ्रू ट्राइबल डेवलपमेंट फंड। देखो ना, अब देखो मेंस में क्वेश्चन पता क्या, जैसे पिछले पिछले साल देखोगा पेपर, उसमें बहुत बड़ी बात की जाती है, व्हाट स्टेप्स हैज बीन टेकन बाय गवर्नमेंट इसके लिए, ट्राइबल एरिया के लिए। तो उसमें एक लाइन आप ये लिख सकते हो, कौन से, ट्राइबल डेवलपमेंट थ्रू ट्राइबल डेवलपमेंट फंड। और 12 ट्राइबल प्रोजेक्ट चले हुए भी, और जिसमें से कौन सा है, वादी। वादी में क्या आएगा, स्मॉल ऑर्चर्ड, और उसमें क्या लगेगा, मैंगो, किन्नू, लेमन, एप्पल, वॉलनट, ये सब कुछ होगा। ठीक है जी। तो ये भी याद रखना कि कितने अभी प्रोजेक्ट है वहां पे, 42। नेक्स्ट है जी सपोर्ट थ्रू फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड। तो प्रमोशन फंड के लिए क्या होगा, इसको इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके 31 प्रोजेक्ट्स है, बाकी छोड़ दो उसको। अब है जी न्यू इनिशिएटिव्स, कुछ इनिशिएटिव बचे हैं, न्यू इनिशिएटिव ऑफ नबार्ड। अब जो भी जो नए नए चला है यहाँ पे देखो, एक पता क्या है, ये है नेपकॉन्स। एक हिसाब से समझ लो एक कंपनी बन गई है, किसकी सब्सिडरी कंपनी, नबार्ड की। तो नबार्ड की सब्सिडरी कंपनी है क्या, नेपकॉम, और engaged in providing consultancy in all sphere, agriculture, rural development and allied area। तो नेपकॉम किसके तौर पर काम करेगी, एका कंपनी के तरह काम करेगी। और नेपकॉम लिवरेज ऑन द कोर कंपिटेंस ऑफ नबार्ड इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्पेशली मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स, बैंकिंग, इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट एंड इंफ्रा वगैरह ही होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, नेपकॉम इज इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग मेजर असाइनमेंट ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। कुछ काम नबार्ड को, कुछ काम इस कंपनी को मिल चुके हैं अभी तक। तो कौन कौन से काम मिल चुका है, देखो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी किसके लिए, कोल्ड चेन प्रोजेक्ट, कहाँ पे, पराला एंड खड़ा पत्थर। कहाँ पे ये खड़ा पत्थर, सबको पता होगा, पराला कहाँ पे, पराला भी शिमला में ही पड़ेगा ना, मंडी है वहां पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे पराला एंड खड़ा पत्थर। और सेटिंग अप पीएमयू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कहाँ पे, एग्री इंफ्रा फंड। इसके लिए जो एग्री इंफ्रा फंड है वहां पे क्या है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के काम कर रही है। थर्ड पार्टी इंपैक्ट असेसमेंट किसका, पीएम आदर्श ग्राम योजना। 2 तरह के इंपैक्ट पड़ते हैं ना, एक इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होती है और एक होती है कौन सी, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। इस प्रोजेक्ट का सोसाइटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसके द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। उसके बाद है इंपैक्ट इवैल्यूएशन स्टडी ऑफ एफपीओ इन हिमाचल प्रदेश। जो एफपीओ जो काम कर रहा है उसका क्या, एक है यहाँ पे कंप्रिहेंसिव स्टडी ऑफ हैंडलूम सेक्टर। हैंडलूम सेक्टर किस में आता है, कॉटेज इंडस्ट्री है ना, और जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है, तो ये भी मेंस के लिए काम आएगा आपको। अब नेक्स्ट है जी नेपकॉम सेंट्रल टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी फॉर दीन दयाल उपाध्याय, जी के जगह ना जे करना, ग्राम ज्योति योजना, यहाँ ना के गलती से आ गया, ग्राम ज्योति योजना, जे है जे। इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिफिकेशन इन विलेजेस, ग्राम ज्योति योजना। ठीक है जी। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी सर्विस किसके लिए करती है, जो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन इन SGAVN इन 4 स्टेट्स। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन किसमें है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो बैंकिंग सेक्टर का लास्ट पार्ट है नबार्ड इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट चेंज इन HP। अब देखो नबार्ड किसका पार्टनर बना हुआ है इस चीज में, नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी फॉर एडेप्शन फंड, इसको लेकर क्लाइमेट के लिए। और ग्रीन क्लाइमेट फंड बनता है अलग से एक, और ग्रीन क्लाइमेट फंड किसके अंदर है, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है UNFCCC, पता है, UNFCCC वो तो ठीक है, वो तो आप उसकी वो बता रहे हो। जो पेरिस एग्रीमेंट है ना, पेरिस, वो इसके साथ जुड़ी हुई है क्या, इसके साथ नहीं जुड़ी हुई। देखो पता क्या ना, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताता हूँ, बस इन्वायरमेंट पढ़ ही रहा होगा। IPCC क्या है,
इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर कौन आता है? साइंटिस्ट, सिर्फ साइंटिस्ट का ग्रुप है ये। तो उन साइंटिस्ट ने ये स्टडी करके निकाला कंक्लूजन कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो आगे के लिए ठीक नहीं है। ठीक है जी बात। जब साइंटिस्ट की जो टीम थी, जब उन्होंने स्टडी किया, तो आगे उसके ऊपर और काम कौन करेगा? वो पॉलिटिकल विल। तो जो दुनिया के पॉलिटिकल लीडर थे वो कहाँ मिले? रियो द जनेरियो में। कब? 1992 में। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट अर्थ समिट। इससे क्या निकला? देखो, इससे वैसे दो है मेन जो निकले, दो बातें निकली इसमें से। एक निकला UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, और एक क्या निकला? हाँ, एक क्या निकला? CBD। अभी आप CBD वाला याद रखो बस, डेजर्टिफिकेशन छोड़ो, वो आप इन्वायरमेंट में पढ़ना। CBD क्या है? कन्वेंशन ऑन, हाँ, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। देखो इसका मतलब पता क्या हुआ? सिंपल सी बात बताओ। IPCC हुई थी कभी 80s में। IPCC क्या थी? एक साइंटिस्ट की एक मीट थी। ठीक है ना। साइंटिस्ट लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने ये इंडिकेशन दे दी कि ऐसा कुछ होने वाला है फ्यूचर में, इसलिए आपको तैयार रहना चाहिए। फिर क्या हुई? पॉलिटिकल मीट। पॉलिटिकल लीडर मिले कहाँ पे? 92 में रियो द जनेरियो में, अर्थ समिट। और उसमें से निकले दो कानून, लॉ है ये दोनों ही, दो कानून है। एक है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके में उसके ऊपर क्या होनी चाहिए? कन्वेंशन होनी चाहिए, काइंड ऑफ लॉ होना चाहिए। ठीक है। और जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, जो हो रहा है, उसका असर किस पे पड़ेगा? बायोडाइवर्सिटी पे। और तीसरा क्या हो सकता है? डेजर्टिफिकेशन। उसको भी चाहे लिख ही लो आपको। तो क्या है? डेजर्टिफिकेशन वाला एक और ग्रुप है। समझे बात को? तो इन्होंने रियो द जेनेरियो में 3 मुद्दों पर बात कर दी। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पहला असर पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी पे, दूसरा क्या बनेगा? डेजर्ट। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? तीनों को एक इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। जितना हम क्लाइमेट चेंज को रोक रहे हैं ना खराब होने से, उतना ही किसको रोकना है हमें? बायोडाइवर्सिटी को लूज होने से। तो इसलिए क्या होता है, इस UNFCCC की होती है मीटिंग हर साल, जिसको क्या बोलते हैं हम? कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो जो इसकी थर्ड कोप हुई, पहली कोप कब हुई? 93 में। 92 में तो बना ये UNFCCC, है ना। फर्स्ट कोप कब हुई? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कब हुई? 93 में। ठीक है। और फोर्थ कब हुई? 97 में। उस फोर्थ को क्या बोलते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल। अब जो क्योटो प्रोटोकॉल थी ना, क्योटो प्रोटोकॉल में ये भी कंक्लूजन निकाला कि जो ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हुई है, दिस इज बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट। जिन्होंने एक्स्ट्रा डेवलपमेंट किया है वो किसने किया है? डेवलप कंट्री ने। तो इसलिए क्या कर दिया, दो तरह के ग्रुप बना देना, NX1 NX2। कुछ कंट्री डेवलपमेंट डाल दी और कुछ कौन सी आ गई? डेवलपिंग कंट्री। और इसी से एक बात जिसमें कल बता रहा था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके बाद ये बता दिया, आज की डेट से गोल तो हमारा कॉमन है, बट जिम्मेदारी किसकी क्या होगी? सभी की अलग अलग होगी। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसमें ये टारगेट रखा गया, हर एक कंट्री को क्या करना चाहिए? 5% ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करना चाहिए कम। और टारगेट कब तक का रखा है इसको? वैसे 2008 में इसको इंप्लीमेंट किया, और आई थिंक 2012 तक इसको अचीव करना था। 2008 तक तो इसको स्टार्ट कर दिया था ना, 12 तक क्या था? इसको अचीव करना था। बट हुआ क्या? डेवलप कंट्रीज पे ध्यान नहीं दिया इसको। कुछ कंट्री ने तो इसको, इस पे काम किया, कुछ नहीं किया। और इसी तरह से मैं कल आपके बात बताता कौन से वाली, कार्बन ट्रेडिंग। देखो दो शब्द निकले थे यहाँ से, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कार्बन ट्रेडिंग। किससे? क्योटो प्रोटोकॉल से। और कंट्री डिवाइड कर दी किसमें? डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री में। ठीक है ना बात। तो ये कब हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल में। अब जब बाद देखा कि 2012 तक तो हमने अचीव कुछ किया ही नहीं, फिर 3 साल का बफर रखा और एक नया प्लान बनाने के लिए, नई तैयारी करने के लिए। अब 3 साल में जब ये स्टडी करते रहे ना,
तो 3 साल में ये पाया इन्होंने कि डेवलप कंट्री मानते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है, बट आज कौन रिस्पॉन्सिबल है? आज सबसे ज्यादा कौन है? इंडिया एंड चाइना। यह तो डेवलपिंग कंट्री है, तो इनको भी अंदर लेके आना पड़ेगा कि तुम भी कम करो। समझ गया बात? अब देखो, इसीलिए 3 साल के बाद क्या बनता है फिर? 2015 में कौन सी आती है? पेरिस। तो पेरिस क्या थी? 21st कोप ऑफ UNFCCC। कौन सी कोप थी वो? 21st, 21वीं कोप। और उसने अब किसको रिप्लेस किया? क्योटो प्रोटोकॉल को। अब इसमें देखो ना, अब इसमें नहीं ऐसा वाला कंसेप्ट रखा हुआ, जैसे मैं कल बता रहा था ना आपको कि इसमें ऐसा नहीं है कि कॉमन बट वो वाली क्या कहते हैं, डिफरेंशिएटेड। इसमें नहीं बोला, इसमें क्या बोला? सबको ही काम करना पड़ेगा। तो जो 21st कोप थी ना, इसने क्या दिया? INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। हर एक कंट्री अपना NDC बनाएगी एक, कि हमने क्या किया है। और देखो, मान लो इंडिया की NDC बनेगी। इंडिया की NDC में हम क्या रखेंगे? सबसे पहले एक टारगेट रखा है रिन्यूएबल एनर्जी का। किसका रखा हुआ है? रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, है ना, और कार्बन सिंक, इलेक्ट्रिक वो क्या कहते हैं, व्हीकल्स। तो ये सारा जो हम अपने लिए कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने लिए बना रहे हैं, कार्बन सिंक अपने लिए बना रहे हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी अपने लिए बना रहे हैं, ये सारा क्या बन गया अपने आप में? ये हमारा किस में एड ऑन होता जा रहा है? INDC में। जब सारी कंट्री का जो INDC होगा ना, उसके बेस पर क्या निकलेगी? रैंकिंग। और वो बताएगा कि कौन क्या कर रहा है। समझ गई बात? तो इसलिए अब देखो, और दूसरा क्या है, जो CBD है, इसकी कोप साल नहीं होती, उसकी होती है 2 साल में एक बार। जो CBD होता है कि इसका अब असर किस पे पड़ रहा है? CBD पे। दोनों चेक करना पड़ेगा ना, हमने क्या किया है और बायोडाइवर्सिटी क्या असर पड़ा है इसका होता है 2 साल में एक बार। तो अब मैं यहाँ पे इसलिए समझ गया ना बात? क्या देखो, पहले IPCC, उसके बाद अर्थ समिट, अगले साल ही क्या हुई? फर्स्ट कोप, और 97 में क्या हुई? फोर्थ कोप, जिसने क्या दिया? प्रोटोकॉल। उसमें डेवलपिंग को बांटा गया, बट वो बात बनी नहीं। और 2015 में क्या हुई? 21वीं कोप, उसने क्या दिया? INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना? 2008 क्या शायद इंप्लीमेंटिंग पीरियड, देखना मेरे को एग्जैक्ट थोड़ा सा मैंने स्किप हो रहा है। अब लगे ना पता क्या बोल रहा हूं मैं? अब मैं ये बोल रहा हूँ कि तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये सारा कुछ काम करना है ना, तो उसके लिए फंड चाहिए, है ना? फंड चाहिए ना इसके लिए। अगर मान लो प्लांट लगाना है, कार्बन सिंक बनाना है, सोलर एनर्जी बनानी है, तो इसके लिए अब इसका पार्टनर कौन है यहाँ पे? चाहे एक है नेशनल एडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज। अब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, वैसे वैसे क्या बनानी है हमने? अपनी एडेप्टेशन। तो उसी क्लाइमेट के अंदर हमें अपनी फसलें भी उगानी है, फ्रूट्स भी उगाना है, खुद भी रहना है। उसके लिए भी क्या चाहिए? एडेप्टेशन के लिए क्या चाहिए? फंड। तो इन दोनों का अपनी जो मिनिस्ट्री है, कौन इसके साथ जुड़ा हुआ है? NABARD। ठीक है जी। उसके बाद है NABARD in its efforts to meet the future challenges of the climate change has facilitated the preparation, development and sanction of project sustainable livelihood of agriculture dependent community in drought prone area of the district। ये क्वेश्चन भी अच्छे से पूछा हुआ है। क्लाइमेट स्मार्ट सोल्यूशन कहाँ पे? ये अभी कहाँ स्टार्ट किया? ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। एक क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट भी हम आगे बढ़ेंगे। क्लाइमेट प्रूफिंग में भी यही बताया कि जो ऐसा एरिया है ना, जहाँ के लोगों की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? एग्रीकल्चर पे ऊपर है, फॉरेस्ट के ऊपर है। तो भले क्लाइमेट अगर चेंज होगा ना, तो सीधा किसका ऊपर असर पड़ेगा? उनकी लाइवलीहुड के ऊपर। तो इसलिए क्या कर दो, वहां पहले ही तैयारी कर दो कि आगे क्लाइमेट चेंज होगा, ताकि इससे जो मीन्स खराब हो गए, उन लोगों की लाइवलीहुड पे इसका कोई असर ना पड़े। ठीक है जी। तो ये क्या है? 20,000 रुपये सेंक्शन किया है। लास्ट में श्लोक है, भी पढ़ाई लेता हूँ मैं आपको आज। क्या है? देखो ये बड़े अच्छे से वो लिखे हुए सॉरी, क्या मतलब है? कोई बता सकता है? पूरे आपके लिए ओपन सेशन है ये। देखो, जीवन में क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? हैप्पीनेस चाहिए ना? सुख। तो सुख का मिलना, सुख की देखो, चाहते तो सब सुख है ना, बट सुख ना अपने आप आ जाता है। इसलिए सबसे सबसे एंड में क्या आएगा?
सुख। उससे पहले क्या आना चाहिए? धन। ठीक है ना, पैसा आना चाहिए। अब जनता क्या करती है? उल्टा काम करती है। मैं बता रहा हूँ, ये सच्चाई है। इंडिया में 99% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि वो किसकी तरफ जाते हैं? पहले ही पैसा। अगर देखो ना, चार दोस्त से बैठ के बात करेगा ना, क्या बोलेंगे? भैया ये बिजनेस स्टार्ट करते से पैसा है। तो अब देखो, लग रहा है पता कि कोई एसेंस बन रही है बिजनेस की, तो अगर उन्होंने पैसे ही कमाना है ना, तो उनसे नहीं होगा। क्योंकि उनकी एनर्जी कहाँ लगी रहेगी? हमेशा ही पैसे कमाने में। और अपने बिजनेस के लिए, अपने कारोबार के लिए कुछ इनोवेटिव कर पाएगा वो? नहीं कर पाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको बात। चाहे देखो, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। शुरू में ही जीरो जीरो अमाउंट के साथ एकेडमी स्टार्ट करी थी। तो अगर शुरू में ऐसा ख्याल आता ना कि पैसे कमाने, तो शायद नहीं होता। इससे क्या हो गया? कुछ चीजों पे पहले काम कर दिया है ना, जैसे बुक्स पे किया, इस पे किया, उस पे किया, उस पे किया। तो कहने का मतलब यह कि अगर पहले ही फोकस मार दो ना किसके ऊपर? मनी के ऊपर, तो आपका ज्यादा जो एनर्जी है ना माइंड की, कहाँ जाएगी? तो आप इनोवेटिव नहीं हो पाओगे। इसलिए पहले क्या आना चाहिए? उससे उससे पहले क्या आनी चाहिए? और देखो, धन से भी पहले क्या आनी चाहिए? पात्रता। कि आप जीवन में एक स्टेबल इंसान हो, है ना, ठहराव तो कम से कम हो। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पैसा उछल के कूदने लग जाए। और उस पात्रता से पहले से क्या आना चाहिए? विनय, है ना, पेशेंस। और पेशेंस से पहले क्या आनी चाहिए? विद्या। समझ गया बात? जो होता है नकली आदमी, वो करते उल्टा उसका। ठीक है ना। सबसे पहले क्या चाहते हैं? सुख। फिर चाहते हैं क्या? पैसा। फिर चाहते हैं पात्रता, कि मेरी अब सोसाइटी में इज्जत हो। फिर चाहते हैं कि हाँ जी, मैं तो बहुत ही शांत आदमी हूँ। विद्या तो चलो ठीक है, अपने को आती है। मेरा बात। तो आप जिस जिस जहां पे भी आप खड़े हो, शिक्षा ग्रहण करो, बढ़िया तैयारी करो, और बड़े पेशेंस होके, है ना। और ऐसे होने चाहिए आप पूरे भर जाओगे। फिर उसके बाद आपकी नौकरी लगेगी, पैसा आएगा, सुख आएगा। फिर मेरे को याद करना सुख में, मेरे को पार्टी पुर्टी देना। ठीक है जी बात। तो ये चीज़ है। और एक बात मैं और बताऊं इसी के आधार पर, देखो, अगर आप ना 100% तैयारी करोगे ना, 100% जीवन में आप बन जाओगे अच्छे से। ठीक है जी। थोड़ा सा नहीं बनेगा तो राइट बन जाओगे। अगर मैं बताऊँ ना, कुछ भी नहीं बनाओगे ना, कुछ भी नहीं बनाओगे, फिर भी बहुत कुछ कर लोगे। बट कंडीशन ये कि अगर ये अप्लाई करोगे, 100% पढ़ाई। देखो, पढ़ाई तो सब कुछ है नहीं है, बट ये क्या आपकी पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। अगर पढ़ाई के साथ साथ अगर ये भी जीवन में आ गई ना, मैं आपको पूरे, चाहे मेरे को आप उस पर लिख के ले लो, अगर आप एचएसपी नहीं बनोगे ना, फिर भी बहुत कुछ बन जाओगे। कंडीशन फिर क्या है? दोनों ही। क्योंकि ये ना बहुत वो चाहती है आपसे, होती नहीं, एक प्रैक्टिस चाहती है ये, है ना। नहीं तो अभी देखो, अभी आप ऐसा सुन रहे हो, थोड़ी देर के बाद बाहर जाके किसी से भी इरिटेट हो जाओगे थोड़ी देर के लिए। तो अगर एक एक पुर्जा भी हिल गया ना आपका, तो सारा गया फिर सिस्टम। तो आप पढ़ाई के साथ साथ इन 4-5 चीजों पे काम करोगे, तो उधर छोड़ दो भगवान के भरोसे कि एचएस बनना है नहीं बनना। बनोगे, नहीं बनोगे तो भी बहुत बढ़िया बनोगे। चलो जी।